पे इसका मकसद ये कि यहाँ पे दो करंट्स हैं जी, I1 एंटरिंग द इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है, और I1 जो है वो एंटर हो रहा है, I2 जो है वो लीविंग है, इट लीव्स द इक्विपमेंट। तो बेसिक प्रिंसिपल वो ये कहते हैं कि अगर इस इक्विपमेंट में फॉल्ट है, इक्विपमेंट मैंने बताया कोई भी हो सकता है, अगर इसमें फॉल्ट है तो ये I1 जो एंटर हो रहा है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द करंट लीविंग द इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रांसफार्मर लेते हैं तो ट्रांसफार्मर सबने देखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो प्राइमरी करंट जो है उसको हम I1 कहते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी करंट होगा दैट विल बी I2। ये ट्रांसफार्मर से ब्लॉक की उसमें स्टोर किया गया। अब अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, फॉल्ट मीन्स कोर में इशू है, वाइंडिंग में इशू है, टर्मिनल्स पे कोई फॉल्ट है, तो जो भी फॉल्ट टाइप होगा उस केस में जो I1 करंट होगा दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम I2 जो रेटेड वैल्यू है। तो जब ये डिफरेंट होगा तो आगे हम क्या करते हैं इन दोनों करंट्स का, ये हम देखते हैं। The two currents I1 and I2 are compared in magnitude or in phase or in both. That depends कि हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं या हम फेज ले लेते हैं या दोनों हम कंसीडर कर लेते हैं। जनरली दोनों को कंसीडर किया जाता है। यानी हम I1 इसका फेज, I2 इसका फेज, इन दोनों का जो है फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कैसे करते हैं? कंपेयरिंग हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी करंट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। इफ अब जब कंपैरिजन के बाद रिजल्ट क्या हो, इफ द डिफरेंस एक्सीड्स अ प्रीडिटरमाइंड सेट वैल्यू, ये प्रीडिटरमाइंड सेट वैल्यू ये पिकअप वैल्यू को कहते हैं। अगर आप डिफरेंस आपने ले लिया, वो डिफरेंस जो है वो अगर वो पिकअप वैल्यू से ज्यादा है देन ट्रिप आउटपुट इज इशूड बाय द रिले। तो रिले कहाँ लगी होती है हम अभी आगे देखेंगे। यानी ये दो जो करंट्स हैं I1 और I2 ये हमने पिक किया इन सीटी से, ये सीटी लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं आपको यहाँ दिखा दूं, बेसिकली जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्लाइड आप देख लें जी, ये हमने दो सीटीज ले ली जी, 1 और 2, और इनका करंट ले लिया जी। यहाँ पे ये रिले है, इस रिले में से करंट फ्लो होगा I1 माइनस I2, यानी ये जो दो करंट्स हैं। यहाँ पे आप KCL अप्लाई करें, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रिले विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो अगर ये डिफरेंस जो है वो इसकी पिकअप वैल्यू से ज्यादा है, द रिले विल ऑपरेट। तो हम बाद में देखेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है, हमने दो करंट्स लिए विद मैग्नीट्यूड एंड एंगल, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस के बाद वो डिफरेंस ऑफ करंट जो है वो हमने फ्लो कराया थ्रू द रिले। अगर वो डिफरेंस सेट वैल्यू से ज्यादा है द रिले विल ऑपरेट, अगर नहीं है देन रिले विल स्ट्रेन। इसकी एप्लीकेशन जो है मैंने बता दी है, कहाँ इस स्कीम को यूज किया जाता है। यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, बस बार्स, ये मेन जो है। आगे ट्रांसमिशन लाइन भी आप उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। चलिए जी, अब हम आते हैं डॉट मार्किंग। ये हमने सीटी के चैप्टर में डॉट्स पढ़े थे कि डॉट रूल भी आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ मैग्नेटिक सर्किट सॉल्यूशन जो सर्किट एनालिसिस में, वहां भी आप लोगों ने डॉट मार्किंग पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये डॉट मार्किंग जो है ये कैसे डाली जाती है, डॉट मार्किंग्स बेसिक प्रिंसिपल तो आपको पता है, रूल भी आपने पढ़ा है, लेकिन ये डॉट जो है ना हम अपनी तरफ से लगाते हैं या इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ये थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि डॉट मार्किंग्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जी डायग्राम पहले वाला जो है ये हम ले लेते हैं कोई एक
हमने कोर ले लिया जी, ये दिस इज अ कोर। इस कोर के ऊपर हमने 3 वाइंडिंग्स रैप कर ली जी। नंबर 1 A1 A2 एक वाइंडिंग है, फिर दूसरी वाइंडिंग ले ली और फिर तीसरी वाइंडिंग ले ली। ये तीनों वाइंडिंग जो है ये इस कोर पे है। अच्छा नेक्स्ट डायग्राम में आप जरा देखिए जी, इसको ये डायग्राम आपने गौर से देखना है जी। नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो पहली वाइंडिंग है A1 और A2 इसके साथ हम एक AC सोर्स कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज V1 और करंट जो है लेट्स सपोज फ्लोइंग इज I1, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो है। अच्छा जी, बाकी जो 2 वाइंडिंग है उसके साथ हम लोड या एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं B1 B2 के साथ। सिमिलरली जो तीसरी वाइंडिंग है उसके साथ भी हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। तो पहले वाले को हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया, बाकी 2 को हमने लोड या रेजिस्टेंस के साथ। अब अगर आप और से देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर बन गया जी। ट्रांसफार्मर है, उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है और कोर है कॉमन, उसके बाद हमने 2 सेकेंडरी वाइंडिंग भी कनेक्ट कर ली। अच्छा जी, यहाँ पे लेट्स सपोज ये स्विच शो कर रहा है A1 के साथ, और इस स्विच को जब आप क्लोज करते हैं, क्लोज, देन द करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। ये उसकी डायरेक्शन होगी, अगर आप गौर से देखें दिस विल बी द डायरेक्शन, और बैक टू A2 एंड द सोर्स। सिमिलरली जो है अब जो दूसरी वाइंडिंग है लोड वाली, इसको अभी हम नहीं छेड़ते हैं, पहले हम ये सोर्स वाला डिस्कस करते हैं। सोर्स में जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है जी, फाई ए। इसके अगर आप गौर से देखें तो इस फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे आप देखें जी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की देखिए। तो ये जो है ये डायरेक्शन हमने पिछले उसमें देखा था हमने कि ये जो डायरेक्शन है ये कैसे जो है बनती है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने एडी करंट में भी जो है देखा था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए यहाँ पे ये करंट जो है ये ऐसे फ्लो हो रहा है इस वाइंडिंग में, और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, यानी डॉट होगी। ये करंट यहाँ से वापस जाता है, फिर नीचे से आके यहाँ पे अगेन डॉट। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे डॉट में आ जाते हैं, एंड डेफिनेटली ये जो है अगर आप इस पॉइंट पे हैं देन द करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। बिल्कुल इसके इस डायग्राम पे आप आ जाएं तो ये वही चीज शो की गई है कि ये जो है यहाँ पे डॉट है, सारे डॉट आ रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं। तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें और फिंगर्स आपकी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फ्लक्स है एंड द थंब डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आपके पास जो यानी अगर आप करंट नोन है डायरेक्शन तो ये थंब की डायरेक्शन हो जाएगी, फिंगर जो है वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। सिमिलरली अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो इसका मतलब ये कि थंब जो है वो आप इसी डायरेक्शन में जब आप इसको देखेंगे देन दी डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स विल बी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो ये शो की गई है दोनों को केस में आप देखिए जी, जो फाई ए है और ये फाई ए है दैट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। इस कोर में ये फ्लक्स जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। इसलिए जब भी आप किसी भी कोर में फ्लक्स डायरेक्शन को आप चेक करना चाहते हैं तो आपने यही रूल अप्लाई करना होगा। यानी जितने भी आपने बेसिक ट्रांसफार्मर में फ्लक्स की डायरेक्शन आप अक्सर देखते हैं प्राइमरी साइड में एंड देन कनेक्टेड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसकी डायरेक्शन आप लेते हैं नॉर्मली क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये भी जो है दैट डिपेंड्स
ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग पे भी डिपेंड करता है, वो भी आगे आएगा। तो पहला जो फ्लक्स की डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड इन द कोर, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लोड की तरफ। जो आपने दो रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी। अब हमेशा जो है ट्रांसफार्मर में जब ये फ्लक्स फ्लो करेगा इस कोर में, देन the flux will link with this winding also, and this flux is also linked with the other winding, यानी ये बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ फ्लक्स जो है वो इन दोनों में लिंक करेगा एंड देन वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड। तो इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हुआ, इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हुआ। अच्छा, अब अगर दोनों वाइंडिंग क्लोज हैं, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं both the windings are closed through this resistance and through this resistance। तो जब वोल्टेज इंड्यूस होगा इसमें और अगर सर्किट क्लोज है then the current will be flowing। Similarly ये भी क्लोज है, the current will be flowing in the winding। अच्छा, अब ये करंट की डायरेक्शन जो है अगर आप गौर से देखें तो इसकी डायरेक्शन ऐसी ली गई है जी, ये और फिर यूं यूं और फिर बैक, जैसे ओरिजिनल पॉइंट। ये करंट की डायरेक्शन क्यों ली गई है ऐसे, ठीक है जी। सिमिलरली आप नीचे वाले में आ जाएं, अगेन ये भी लोड है, उसी कोर पे है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट ली गई है। ये क्यों ली गई है जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो पहला हम देखते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे क्यों ली गई है। तो लेंज लॉ सब ने पढ़ा है और ये हमने एडी करंट में भी पढ़ा था कि जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं या क्लॉकवाइज लेते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि क्लॉकवाइज क्यों लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने इस करंट की डायरेक्शन ऐसे क्यों ली है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपोज करे अपने मेन सोर्स को, जो कि जिसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे मेन सोर्स क्या है, मेन फ्लक्स है फाई ए, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। अब इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी फील्ड के, इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन इस मेन के अपोजिट होनी चाहिए। मींस कि अगर ये देखिए, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि ये जब ये इस कोर में से फ्लो करे तो ये इस मेन फ्लक्स के अपोजिट हो। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ जैसे ये शो की गई है, देन मेरे पास फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट हो जाएगी। बिल्कुल आप सामने इधर आ जाए। यहाँ पे आप देखें जी, ये जो है इंड्यूस करंट्स जो कि शो की गई है, यहाँ पे आप देखिए इसकी डायरेक्शन जो है ये क्रॉस यूं जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो करंट की डायरेक्शन क्रॉस में आएगी, दिस विल क्रॉस ऑल दी क्रॉसेस। यहाँ पे ये वापस आ रहा है जी, यहाँ पे ऑब्जर्वर टुवर्ड दी ऑब्जर्वर हो जाएगा तो ये डॉट हो जाएगा। अब इनका अगेन राइट हैंड रूल आप अप्लाई करें तो इसका जो फील्ड होगा वो ऐसे जाएगा, इसका फील्ड ऐसे जाएगा। अब आप देखिए मेन फील्ड जो है वो डाउन आ रही है और इसका फील्ड जो है वो उसको अपोज कर रहा है। इट मींस दिस वाइंडिंग फॉलोज द लेंज लॉ। तो ये तो पहला जी डायरेक्शन ऑफ करंट हमने ले लिया है, और किस डायरेक्शन में लिया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट तीसरे उस पे आता है। यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन हमने थोड़ी सी चेंज ली हुई है। क्यों ली है, अगेन अगर आप देखें इसमें और इसमें थोड़ा सा जो वाइंडिंग है ना, जिसको राइट किया गया है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखिए ये जो वायर है ऊपर आ रही है कोर से, यूं आके ऐसे आ रही है।
यहाँ पे आप देखिए ये नीचे से यूं आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपने फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज करनी है, आपके पास दो मेथड होते हैं, आइदर यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द सोर्स और यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वाइंडिंग टेक्निक। तो यहाँ पे वाइंडिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया। जब चेंज होगा तो डेफिनेटली अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये भी क्रॉस है और ये डॉट है, होना ऐसे चाहिए, इसलिए कि जब यहाँ पे क्रॉस होगा तब जो है इसका जो फ्लक्स बनेगा दैट विल अपोज दी मेन फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो यहाँ पे वापस यानी यूं जा रही है ऐसे। तो ये जो इसके अपोजिट यहाँ पे आप देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है अगेन क्रॉस है, लेकिन थोड़ी सी वाइंडिंग चेंज है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो यानी बेसिकली टर्मिनल्स जो है वो चेंज कर दिए आपने। ये वाला टर्मिनल ये जो है जिसके साथ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे इन दो टर्मिनल में ऊपर वाले के साथ प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है जी, ये प्लस है और ये प्लस है, ये तीनों जो है ये यहाँ पे इसको प्लस निशान दिया गया। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है ये पहले हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं जी ये जो यहाँ पे क्रॉस शो किया गया है, यहाँ भी प्लस है या क्रॉस जो भी है ये भी प्लस है। ये हमने ले लिया कि एट एनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लेते हैं। अब यहाँ हमने सपोज किया है कि ये जी पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन जो है फ्रॉम हायर टू लोअर, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है जी। तो ये I1 फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस टर्मिनल थ्रू द वाइंडिंग एंड बैक टू द अदर टर्मिनल। तो इसको हमने इंस्टेंटली एट दैट इंस्टेंट दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों वाइंडिंग में ये और नीचे वाले में कौन से टर्मिनल एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे सोर्स का ये पॉइंट पॉजिटिव है, एट दैट इंस्टेंट ये जो चार टर्मिनल्स हैं 1 2 3 4 इनमें से कौन से दो टर्मिनल्स पॉजिटिव होंगे ये क्वेश्चन है जी। तो इसका अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाले में हमने कहा कि दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल, कौन सा टर्मिनल विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो इसमें से अगर हम इन दोनों में से आप देखें, अभी आपने लेट्स सपोज इसको आप नेग्लेक्ट करें इस प्लस को, अभी आप ये कहेंगे जी मेरे पास ये टर्मिनल इस पे कोई मार्किंग नहीं है, तो मैं अगर मेरे पास इस तरह डायग्राम है और ये एरो शो कर रही है तो इसमें से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट शुड बी दिस वन, ये जो पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली जो नीचे वाली वाइंडिंग है इसमें इस किरण की डायरेक्शन अवे है यहाँ से, तो इस टर्मिनल को पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों टर्मिनल एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव होगा एट दैट इंस्टेंट ये भी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि अगर हम इन प्लस की जगह डॉट लगा दें, ये डॉट, फिर यहाँ पे एक डॉट लगा दें, फिर यहाँ पे एक डॉट लगा दें, तो ये जो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो अगर हम रूल देखें तो रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डॉट, ये डॉट है और ये करंट टुवर्ड्स द डॉट है, देन सेकेंडरी साइड पे द करंट विल बी फ्लोइंग अवे फ्रॉम द डॉट, ये अवे फ्रॉम द डॉट है एंड दिस इज आल्सो अवे फ्रॉम द डॉट। अब ये डॉट जो है का कंसेप्ट आपने देख लिया जी, यहाँ पे वो डॉट दिखाए गए हैं जी, डॉट मार्क ये जी A1, और अगर आपसे कोई पूछे कि जी एट दैट अदर इंस्टेंट जो है कौन से टर्मिनल पॉजिटिव होंगे तो ये B2 और C1 ये एट दैट इंस्टेंट पॉजिटिव होंगे। इसको आप जो है दूसरे एंड पे भी ले सकते हैं, ये जो है यानी इफ द करंट इज अवे, जो वाइस वर्सा रूल था रूल में कि अगर A2 में अवे है
तो फिर टूवर्ड्स द डॉट जो है वो टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये B1 हो जाएगा और यहाँ पे C2 हो जाएगा। इन केस आप अगर डॉट जो है आप A2 पे डालते हैं तो ये आपकी मर्जी, आप A1 पे डालते हैं, अगर रूल है तो टूवर्ड्स द डॉट, बाकी दो पे अवे हो जाएगा, और अगर A2 पे आप लेते हैं डॉट तो इस यहाँ पे अवे है तो दूसरी उस पे टूवर्ड्स द डॉट हो जाएगा। तो ये जो है डॉट मार्किंग करते हैं। और इसके बाद डेफिनेटली ये जो डॉट मार्किंग है ये हम आगे सीटी पे जो है यहाँ पे आप देखें जी, लेट्स सपोज 2 सीटीज हैं, तो यहाँ पे डॉट जो है रूल के मुताबिक डॉट अगर इफ द प्राइमरी करंट इज टुवर्ड्स द डॉट देन द सेकेंडरी करंट विल बी अवे फ्रॉम द डॉट, ठीक है जी। ये पहला है रूल का। दूसरी उसमें वाइस वर्सा में क्या है कि अगर आपने डॉट जो है वो ये वाला टर्मिनल ले लिया तो यहाँ पे इफ द करंट इज लीविंग द डॉट then the current will be entering the dot at the secondary side। तो ये जो है डॉट कन्वेंशन है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो एक से ज्यादा सीटी यूज होती हैं और उन डिफरेंट सीटीज को फिर आप आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो टर्मिनल्स हैं डॉट और अनडॉटेड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे, यहाँ आपसे जो है गलती ना हो जाए, इसलिए जो है डॉट मार्किंग का कंसेप्ट जरूरी है। अभी हम जो है रेगुलर सब रिले पे आते हैं। तो इससे पहले जो है जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी अक्सर पूछते हैं कि जी कंडीशंस जो है वो क्या होनी चाहिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम की। तो कंडीशन जो है 3 कंडीशंस हैं, अब ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए फॉर द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें से अगर एक कंडीशन भी वायलेट होगा तो स्कीम जो है वो फेल होगी। तो इसलिए जो है तीनों स्कीम ये फिर अभी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे डिफरेंशियल स्कीम में। तो सबसे पहला जो है इट शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग नॉर्मल लोड फ्लो, ठीक है जी। पहला जो पहली कंडीशन है कि डिफरेंशियल स्कीम जो है अगर नॉर्मल लोड चल रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल स्कीम को आप देख रहे हैं तो नॉर्मल लोड चल रहा है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे भी नॉर्मल लोड है, डेफिनेटली सेकेंडरी भी पे नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल लोड है कि रेटेड चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है, ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल है, तो नॉर्मल फ्लो है। तो नॉर्मल लोड फ्लो में एज पर कंडीशन जो है प्रोटेक्शन स्कीम ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ये है द स्कीम शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग एक्सटर्नल और थ्रू फॉल्ट, जिसको हम कह सकते हैं आउटर साइड ऑफ जोन, यानी जोन से जो बाहर फॉल्ट्स हैं जिनको हम एक्सटर्नल फॉल्ट भी कहते हैं, याद रखना है। बाज बुक्स में थ्रू फॉल्ट लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि जी एक्सटर्नल क्या और थ्रू फॉल्ट, तो बोथ जहाँ थ्रू होगा मींस एक्सटर्नल फॉल्ट। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जोन से बाहर फॉल्ट है तो फिर ये डिफरेंशियल स्कीम ऑपरेट नहीं होगी, इट शुड रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टेबल का मतलब है ऑपरेट नहीं होगी। तो ये अगर आपको याद होगा हमने यूनिट सिस्टम और नॉन यूनिट सिस्टम में डिफरेंस क्या देखा था कि जो डिफरेंशियल स्कीम होती है, जो यूनिट सिस्टम होता है वो अपने ही जोन के फॉल्ट को देखती है, बेशक बाहर कुछ भी हो जाए, चीजें डैमेज हो जाए, इस स्कीम ने ऑपरेट होना ही नहीं है, बेशक करंट भी इसमें से फ्लो हो रहा हो। ऑफ कोर्स ट्रांसफार्मर अगर सीरीज में तो ट्रांसफार्मर में भी फॉल्ट करंट फ्लो होगा, बट डिफरेंशियल स्कीम विल नॉट ऑपरेट फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द तीसरी कंडीशन, द स्कीम शुड ऑपरेट फॉर इंटरनल फॉल्ट ओनली, जो स्कीम है वो सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए ऑपरेट होना। इंटरनल फॉल्ट से मुराद ये है, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इनसाइड इट्स जोन, यानी जोन के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, बेशक वो इसके ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे हो, ट्रांसफार्मर की बॉडी पे हो, ट्रांसफार्मर की कोर पे हो, या ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे हो, या इंटरनली सेकेंडरी वाइंडिंग पे हो,
जो भी इंटरनल फॉल्ट होगा उसके लिए जो है स्कीम ऑपरेट होगी। ये तीनों जो है कंडीशंस ये फुलफिल होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसको हम देखते हैं कि आगे जो नॉर्मल लोड है जो रिले हम यूज करेंगे क्या वो इन तीनों को फुलफिल कर रही है जी। अब सबसे पहले जो सिंपल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, सिंपल, यह वर्ड सिंपल यूज किया गया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है यह भी हम इसको अभी जब हम ये सारा पढ़ लेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल का वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो सबसे पहले इस स्कीम को हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर जो है ड्यूरिंग लोड। अब यहाँ पे लोड का मतलब है नॉर्मल लोड, ठीक है जी। जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि पहला वाला जो कंडीशन है कि बिहेवियर ड्यूरिंग नॉर्मल लोड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है डायग्राम है इसको हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल लोड। तो पहले जो है हम देखते हैं रूल टू बी अप्लाइड फॉर करंट ट्रेसिंग, यानी करंट जो है ये कैसे फ्लो करता है। तो पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ आते हैं कि कनेक्शंस आपने कैसे करने हैं और फिर उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे बनते हैं, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम को अगर आप देखें जी, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, ये कोई भी हो सकता है। यहाँ मैंने सिर्फ फॉर सिंप्लीफिकेशन ट्रांसफार्मर ले लिया। इस जगह पे जनरेटर भी हो सकता है, इस जगह पे मोटर भी हो सकती है, इस जगह पे बस बार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लिया है। ऊपर एक चीज मैंने लिखी है 1:1। 1:1 क्यों लिखा है ये बाद में हम देखेंगे। सीटी हमने ली हुई है जी 500/5, प्राइमरी सीटी है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमने सीटी ली हुई है अगेन सेम रेशियो 500/5। तो ये कनेक्शन जो है, अब देखिए डॉट जो है, डॉट यहाँ पे आप देखें ये करंट टूवर्ड द डॉट है, ये अवे फ्रॉम द डॉट है। ये टर्मिनल हमने ले लिया जी और इस टर्मिनल को हमने यहाँ कनेक्ट किया। अब इस सीट पे आ जाए जी, ये डॉट है, यहाँ पे अवे है, तो ये दूसरा डॉट है, ये टूवर्ड्स डॉट है। तो ये जो डॉट है ये हमने इसके साथ कनेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। सिमिलरली जो अनडॉटेड टर्मिनल है वो हमने इसके यहाँ पे इस अनडॉटेड के साथ कनेक्ट करना है। करंट की डायरेक्शन याद रखनी है, ऐसी होनी चाहिए कि वो सर्कुलेटिंग करंट हो। सर्कुलेटिंग करंट से क्या मुराद है कि ये जो है 5 एम्पेयर यहाँ से फ्लो हुआ। अब आप यहाँ गौर से देखें जी, ये 5 एम्पेयर फ्लो हुआ, ये करंट की आप डायरेक्शन देखें, ये यूं जा रहा है फिर यहाँ से होता हुआ वापस, तो ये सर्कुलेटिंग करंट है ऐसे, दिस इज सर्कुलेटिंग करंट। ये जो आपने डॉट जो कनेक्शंस है वो ऐसे करने हैं, ठीक है। ये वाले कनेक्शन याद रखना है, उलट ना हो जाए, ये पॉइंट इधर ना लग जाए, ये वाला इधर। इसलिए हमने पिछला डॉट पढ़ा कि जब आप डॉट कन्वेंशन यूज करते हैं तो डॉट कौन सा टर्मिनल आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो जो स्कीम होगी उसमें जो करंट होगा दैट मस्ट बी सर्कुलेटिंग टाइप। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल एक्सटर्नल, इन वायर्स को कहते हैं पायलट वायर्स। पायलट वायर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीटी के टर्मिनल से, ये टर्मिनल है, ये सीधा आ गया जी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिले हमेशा सबस्टेशन में लगी होती है। सीटी से लेके सबस्टेशन के रिले तक जो वायर यूज होती है टू कनेक्ट द सीटी विद द रिले, इन वायर्स को कहते हैं पायलट वायर्स, याद रखना है। तो कहीं भी आप पायलट वायर स्कीम किसी बुक में लिखा हुआ है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो ये जी क्या है, पायलट वायर इसको कहते हैं। अच्छा जी, इस रिले में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 - I2, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ भी मैंने I1 विद एंगल θ1 लिया हुआ है और I2 मैग्नीट्यूड और एंगल θ2। इन दोनों का जो है डिफरेंस है वो इस रिले में से फ्लो होगा। फिर यहाँ से आप अगेन ये करंट यहाँ आ रहा है, ये
टूवर्ड। तो ये अगर आप केसीएल अप्लाई करें तो ये यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बी फ्लोइंग थ्रू द रिले। ये फ्लो कैसे करते हैं ये हम बाद में जब रिले कंस्ट्रक्शन पे आएंगे वहां आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, अब ये जो है कनेक्शंस हो गए, तो यहाँ पे वापस आते हैं जी अपने स्लाइड की तरफ। और जो रूल है फॉर करंट ट्रेसिंग, व्हेन करंट एंटर्स द डॉट मार्क ऑन प्राइमरी साइड ऑफ द सीटी, द करंट मस्ट लीव द सिमिलरली मार्क्ड डॉट ऑन द सेकेंडरी साइड। ये आपने देख लिया जी कि जो प्राइमरी साइड पे टुवर्ड्स द डॉट है तो सेकेंडरी साइड पे अवे फ्रॉम द डॉट है। सिमिलरली अगर प्राइमरी साइड पे अवे फ्रॉम द डॉट है तो सेकेंडरी साइड पे टुवर्ड्स द डॉट है। तो फ्रॉम द फिगर, जो प्रीवियस फिगर अभी हमने देखा, द करंट्स ट्रांसफॉर्म बाय सीटीज ऑन बोथ साइड। करंट ट्रांसफॉर्म्स का मतलब ये है कि ये जो प्राइमरी करंट है ये सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी इसका इक्विवेलेंट सेकेंडरी करंट जो फ्लो होगा उसको कहते हैं करंट ट्रांसफॉर्म्ड। ये कहता है द करंट ट्रांसफॉर्म बाय सीटीज ऑन बोथ साइड्स, यानी प्राइमरी सेकेंडरी से, being equal in magnitude as well as in phase, just circulate on the secondary side। अगर आप और से देखें जी, यही हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांसफॉर्म करंट है that circulate through the secondary circuit, ये सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है जी। यूं आके 5 एम्पीयर यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ चला गया, यहाँ से होता हुआ पहली दूसरी सीटी में फिर वापस, एंड देन तो इट सर्कुलेट सर्कल में फ्लो कर रहा होता है, ये इसका मतलब है। अच्छा जी, देयर इज नो करंट टू स्पिल इनटू द ओवर करंट रिले। इसका क्या मतलब है? देयर इज नो करंट टू स्पिल, यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्पिल। स्पिल का मतलब सबको पता है, स्पिल होती है जो एक्स्ट्रा कोई चीज है। लेट्स सपोज आप ग्लास में पानी लेते हैं तो अगर वो ओवरफ्लो हो जाए तो दैट इज कॉल्ड स्पिल। इसी तरह आपने जनरेशन में पढ़ा था स्पिल वेस्ट, तो स्पिल वेस्ट एक्स्ट्रा जो पानी है दैट इज फ्लोइंग, उसको आप स्पिल वेस्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे स्पिल करंट मींस के जो एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो है देन देयर विल बी नो स्पिल, कोई स्पिल करंट नहीं फ्लो होगा थ्रू द रिले, यानी देयर विल बी जीरो करंट फ्लोइंग। अब ये जो है जो ये वाला पॉइंट है इसको आप जरा देखें। द सीटी सेकेंडरी सर्किट्स आर सो कनेक्टेड दैट इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मींस नो फॉल्ट, सेकेंडरी करंट सिंपल सर्कुलेट इन पायलट वायर्स। देखें अगर कोई फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल लोड करंट फ्लो हो रहा है, तो आप और से देखें नॉर्मल लोड करंट कैसे फ्लो होगा। ये आप सीटी देखें जी 500/5 है, यहाँ भी 500/5 है, तो नॉर्मल करंट जो है प्राइमरी साइड पे 500 है, ये रेटेड है। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का भी 500 है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सीटी का जो सेकेंडरी करंट है वो 5 एम्पीयर फ्लो होगा यहाँ से भी, और यहाँ भी अगर प्राइमरी करंट 500 है तो सेकेंडरी करंट 5 होगा। ये दोनों 5 एम्पीयर करंट ये सर्कुलेट कर रहे हैं थ्रू द पायलट वायर्स, ये पायलट वायर्स है। तो यहाँ इसका मतलब ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, देयर इज नो करंट थ्रू द स्पिल पाथ, ये स्पिल पाथ है, ठीक है जी, जो डिफरेंस ऑफ करंट है। अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 - 5 यहाँ लिखा हुआ 0, सो 0 एम्पीयर विल बी फ्लोइंग थ्रू द रिले। अब आपको पता है कि रिले को भी आपने एक पिकअप वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कहूँ कि 0.5 एम्पीयर आपने पिकअप वैल्यू रखी है, अगर 0.5 एम्पीयर इस रिले में फ्लो होगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। अगर 0.5 एम्पीयर से करंट कम है तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। अब इन दिस वेरी केस चूंकि करंट फ्लो जो है वो 0 है, पिकअप वैल्यू आपने 0.5 एम्पीयर रखी है, करंट फ्लो हो रहा है 0, इसका मतलब ये है कि पिकअप वैल्यू से रिले ऐसे करंट कम है तो रिले विल नॉट ऑपरेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है और करंट रिले डज नॉट रिसीव एनी करंट टू ऑपरेट, इसलिए कि स्पिल पाथ में करंट की वैल्यू 0 है। सो ओवर करंट रिले विल नॉट ट्रिप
the two circuit breakers. यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ ये मैंने यहाँ पे ब्रेकर शो नहीं किए हैं ट्रांसफार्मर के, वो बेसिकली कैसे शो करते हैं ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ जी। जोन है यहाँ पे। अच्छा, अब इस स्लाइड में आप देखिए ये जो है वो डिफरेंशियल रिले है, और इस डिफरेंशियल रिले का जो ट्रिप कमांड है वो आप देखिए जी। ट्रांसफार्मर सबने देखा है, सबको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो उसके दोनों साइड पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, प्राइमरी साइड पे भी और सेकेंडरी साइड पे भी। कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं होता कि उसके एक ही साइड पे ब्रेकर्स लगे, दूसरी साइड पे नहीं लगे होते, एक्सेप्ट वो ट्रांसफार्मर जो कि आप देख रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसमें आपने अक्सर देखा होता है कि प्राइमरी साइड पे फ्यूजेस लगे होते हैं, सेकेंडरी साइड पे कुछ नहीं लगा होता। लेकिन ये बेसिकली ये नहीं है कि इसमें, ये बेसिकली आप कंप्रोमाइज करते हैं वहां पे, चूंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो जो डिफरेंशियल स्कीम अगर आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, तो इसकी कास्ट उसके ट्रांसफार्मर की कास्ट से काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है फिर वो फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि आप उसमें दोनों साइड पे ब्रेकर लगाएं। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपको जो भी पावर ट्रांसफार्मर, स्पेशली मैं बात करूंगा ग्रिड में जो लगे होते हैं, वो कभी भी बगैर ब्रेकर्स के नहीं होते और दोनों साइड पे ब्रेकर कनेक्ट होते हैं। तो डिफरेंशियल रिले का काम ये होता है कि जब ये ऑपरेट करती है तो फिर ये दोनों ब्रेकर्स को ओपन करती है। ये भी नहीं है कि ये एक ब्रेकर को ओपन किया एक साइड वाले को, दूसरे साइड वाले ब्रेकर को वो ऑन छोड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेट्स सपोज अगर ये सोर्स साइड पे कनेक्ट है, प्राइमरी साइड ये वाला, तो सेकेंडरी साइड में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है और इस साइड से भी कोई एक और सोर्स लगा हुआ है, जैसे नॉर्मली होता है आपके ग्रिड स्टेशंस, दोनों साइड से जो है पावर आ सकती है, तो रिवर्स पावर यहाँ आ सकती है इस ब्रेकर से। और अगेन इस ब्रेकर को तो आपने ऑफ किया, यहाँ से फॉल्ट करंट आपने बंद कर दिया, लेकिन इस एंड से फॉल्ट करंट स्टिल फ्लोइंग, विच इज डेंजरस टू फॉर द ट्रांसफार्मर। इसलिए जो हमेशा डिफरेंशियल रिलेज ऑलवेज ट्रिप्स बोथ द सर्किट ब्रेकर्स, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम वापस आते हैं जी अपने स्लाइड की तरफ। तो पहला जो केस था वो कंडीशन जो थी वो ये था कि ड्यूरिंग नॉर्मल लोड डिफरेंशियल रिले शुड नॉट ऑपरेट। तो ये हमने देख लिया कि अगर नॉर्मल फ्लोड है, लोड फ्लो हो रहा है दोनों साइड पे, तो रिले जो है ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, ये हमने देख लिया जी। अब है कंडीशन नंबर 2। तो याद रखना है जहां पे भी आप पिकअप वैल्यू करंट के फॉर्म में सेट करते हैं, दैट रिले विल बी कॉल्ड करंट ओवर करंट रिले। अच्छा जी, दूसरा जो है, अब कंडीशन दूसरी हम देखते हैं, बिहेवियर ड्यूरिंग एक्सटर्नल फॉल्ट। यहाँ भी जो है अगर आप देखें फॉल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट है, ये मैंने इसके जोन से बाहर शो किया है। आपको पता है कि जोन कहाँ स्टार्ट होगा, ये दोनों सिटीज जो है दे विल बी द बाउंड्री ऑफ द जोन। तो ये इस सिटी से चूंकि फॉल्ट बाहर है, इसलिए मैं इसको एक्सटर्नल फॉल्ट या थ्रू फॉल्ट कहता हूँ। अब लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 10,000 एम्पियर इस फॉल्ट करंट की। अब हम देखते हैं कि ये जो 10,000 एम्पियर है वो आपको पता है कि ये सारा यहाँ से फ्लो हो रहा है, प्राइमरी साइड से भी फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी साइड से भी फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जोन से बाहर है। तो हमने कंडीशन ये पढ़ी है कि इस फॉल्ट के लिए भी रिले ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। ओके, चेक करते हैं कि क्या ये रिले ऑपरेट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है फ्रॉम द फिगर द डिफरेंस ऑफ करंट इज 0। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं कि अगर 10,000 एम्पियर फॉल्ट करंट है और वो प्राइमरी से फ्लो हो रहा है, तो सीटी के सेकेंडरी साइड पे कितना करंट फ्लो होगा इस फॉल्ट के लिए?
तो ये मैंने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसलिए कि अगर 500/5 की सीटी है और 10,000 एम्पेयर प्राइमरी करंट है, तो इसका इक्विवेलेंट सेकेंडरी करंट 100 एम्पेयर होगा, तो ये 100 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस सीटी से भी जो है ना यही करंट फ्लो हो रहा है 10,000 एम्पेयर, तो इसका सेकेंडरी करंट भी 100 होगा। अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, यहाँ पे अब आ जाए जी डिफरेंस ऑफ करंट I1 minus I2, तो ये 100 है, ये भी 100 है, 100 minus 100 is 0 ampere. So again, for the external fault, the spill current is 0. ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ from the figure, the difference of current is 0, 100 minus 0. No spill current to be flow through the relay. कोई relay से spill current flow नहीं हो रहा है. The relay will remain stable during external fault. तो यहाँ में देखने हैं कि इस केस में बी जो है रिले स्टेबल है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी जो कंडीशंस थी वो ये थी कि बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट में रिले को ऑपरेट होना चाहिए। अब आप देखिए मैंने सेम फॉल्ट लिया है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कि ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट है और करंट की वैल्यू है 10,000 एम्पेयर। यानी इसमें जो है जो सारा करंट है वो यहाँ से सोर्स से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो अगेन हम देखते हैं कि इस सीटी में से 10,000 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से सेकेंडरी करंट 100 एम्पेयर हुआ। इस सीटी में कितना करंट फ्लो हो रहा है? ये जो करंट है 10,000 वो इस सीटी में से फ्लो हो ही नहीं रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये इस सीटी से पहले है ये फॉल्ट, तो कोई भी करंट प्राइमरी करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है। सारे का सारा करंट वो 10,000 यहाँ से इक्विपमेंट एंड देन बैक टू सोर्स। तो यहाँ पे करंट जो है I1 100 है और I2 जो है वो 0 है। अब यहाँ पे आप देखिए इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 100 एम्पेयर, तो 100 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू दिस रिले। सो अगर आपने पिकअप वैल्यू 0.5 एम्पेयर रखी है तो 100 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू द रिले which is responsible for the operation of this relay. So during internal fault, the fault current is assumed to flow only in the CT or the primary side of the transformer, and assume that the spill current is more than the relay pickup value. यानी pickup value जैसे मैंने कहा 0.5 रखी है, अगर वो 100 हो गई है, the relay will operate for internal fault. तो तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। So differential relay must follow these three conditions.